हेलो एवरीवन। आज हम फिर एक नया वीडियो लेके आपके समक्ष आ गए हैं। आज का जो वीडियो है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जैसे BAM, BAG, BCom और BSc यानी कि जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये उनका कंपलसरी कोर्स है और इस कोर्स का कोड है BEVAE 101 यानी कि इन्वायरमेंट साइंस इन्वायरमेंट स्टडीज़। ये पूरा कोर्स जो है इग्नू में 4 ब्लॉक्स में दिया गया है। तो इसका पूरा का पूरा सिलेबस आज हम इसको समझेंगे और एक जो कोर्स होगा वो एक ब्लॉक जो होगा आज हम उसको यहाँ पे करेंगे। और आपको बता दें कि ये सारा का सारा जो कोर्स है, ये सारा कोर्स ऑब्जेक्टिव में आता है। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो ये पूरा कोर्स जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जब होगा तो इसके 50 क्वेश्चंस आपको पेपर में दिए जाएंगे और पर जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। तो इसलिए ये कोर्स आमतौर पे सभी बच्चे इसमें जो है ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो इसलिए मैंने ये कोर्स जो है आप सभी बच्चों के लिए जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में है, चाहे वो ग्रेजुएशन में है, चाहे BSc में है, चाहे वो BCom में है, चाहे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, तो वो सभी के लिए कॉमन है। तो इसलिए हम इसको वन बाय वन जो है इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। पहला ब्लॉक जो है उसका जो टाइटल है वो है आवर एनवायरनमेंट और पहला जो ब्लॉक होगा उसको हम 3 चैप्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये पहला ब्लॉक जो है 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया है और जो पहला चैप्टर होगा इसमें जो वो होगा इंट्रोडक्शन अबाउट एनवायरनमेंट साइंस या एनवायरनमेंट स्टडीज़। इसी तरह से जो दूसरा यूनिट होगा वो होगा इकोसिस्टम और थर्ड जो चैप्टर होगा इसका वो होगा मेजर इकोसिस्टम। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो उसमें हमने बताया जैसे ब्लॉक 1 जो है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट और इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो MCQ फॉर्म में आएंगे और उन्हीं MCQs की फॉर्म में हमने जो है यहाँ पे डिस्प्ले किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। तो चैप्टर नंबर 1 का जो कंप्लीट जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो उस विद आंसर जो है आपको इसमें हम समझाएंगे। सबसे पहले आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पहले हम ये बात समझेंगे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसको कहते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो पृथ्वी में घुल के फिर वो इस पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं और इसी के अंदर मिक्स होकर हमारे एनवायरनमेंट को सेफ रखते हैं। लेकिन अब हम हमारे पास 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं जैसे वेजिटेबल पील्स है, पेपर्स हैं, प्लास्टिक है या कॉटन क्लॉथ है। तो हमने ये बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है या कौन सा वेस्ट जो है वो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो है प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा है जो कभी भी डिकम्पोज नहीं होता। जैसे हमने उसमें इसको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं और ये लॉन्ग टाइम तक हमारे इन्वायरमेंट में रहता है, इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया जो पहला हमारा चैप्टर होगा। तो पहले चैप्टर में से दूसरा क्वेश्चन है द फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए इकोसिस्टम इज ऑलवेज। जो एनर्जी का फ्लो है इकोसिस्टम में वो किस तरह से रहता है, साइक्लिक रहेगा, अन डायरेक्शनल रहेगा या री रिवर्सिबल होगा या रैंडम होगा। तो वो होगा यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे एनर्जी फ्लो हमारा जैसे सबसे पहले हमारा मेन जो एनर्जी फ्लो है वो कहाँ से आता है, सन से। सन के बाद जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स यानी कि जो हमारी प्लांट्स लाइफ है, फिर उसके बाद कंज्यूमर्स हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स या अदर एनिमल्स आ गए, फिर इसके बाद डीकम्पोजर हो गए जो हमारे इंसेक्ट्स कीड़े वगैरह हो गए, एंड इज इवेंचुअली लॉस्ट एज ए हीट। और हीट के बाद ये लॉस हो जाता है। तो यानी कि ये एक यूनी डायरेक्शनल वे से जो है हमारा एनर्जी का फ्लो होता है इकोसिस्टम के अंदर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर ऑलवेज एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन। यानी कि जो हमारी फूड चेन है उसमें सबसे पहला लेवल किसका है। तो हमारे जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, हार्बिवोर्स, कार्निवोरस, प्रोड्यूसर्स और डिकम्पोजर्स।
तो जो प्रोड्यूसर्स है वो हमारा सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल होता है, दूसरा होते हैं हार्बीवोरस, तीसरे होते हैं कार्निवोरस और फोर्थ होते हैं हमारे डिकम्पोजर्स। मतलब कि जो पूरा हमारा ट्रॉपिक लेवल है फूड चेन का वो इस तरह से होता है। क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स, एल्गी, जो कि सीधे सन की रेडिएशन से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो है फूड को जनरेट करते हैं और उसी फूड चेन में वो सबसे पहले ट्रॉपिक लेवल पे रहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ओजोन लेयर है इज मेनली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि ये पर्यावरण के किस पार्ट में जो है ओजोन लेयर हमारी सेटल्ड है। तो कहते हैं जैसे हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसकी 4 लेयर्स हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर है जिसको सौरमंडल कहते हैं, ऐसे ही दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर है, इसी तरह से मेसोस्फेयर है, इसी तरह से एक्सोस्फेयर है। तो ट्रोपोस्फेयर में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या जो हमारी जितनी भी लाइफ सर्वाइव कर रही है वो सारी ट्रोपोस्फेयर पे है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर 8 किलोमीटर से ऊपर जो है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर आता है, जहाँ पे हमारी एक ओजोन लेयर है। तो ओजोन लेयर क्या करती है, जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से सन से धरती पे आती हैं तो वो उससे हमें प्रोटेक्ट करती हैं। यानी कि जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, वो स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो है एक ओजोन लेयर है वो हमें वहाँ से प्रोटेक्ट करती है। तो इसलिए जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पे है? वो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर पे है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए टिपिकल फूड चेन? यानी कि जो करेक्ट सीक्वेंस क्या है हमारा फूड चेन का, जैसे ग्रास, डियर, लॉयन या लॉयन, डियर, ग्रास, इस तरह से ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ग्रास, डियर एंड लॉयन, क्योंकि ग्रास जो है ये हमारा प्रोड्यूसर्स हैं, इसी तरह से डियर जो है ये हार्बीवोरस है और लॉयन जो है कार्निवोरस है। यानी कि जो एनर्जी का फ्लो होता है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा, ग्रासेस या प्लांट से शुरू होता है, फिर प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए जो प्लांट्स वगैरह जो फूड प्लांट को भी फूड मानते हैं, और इसी तरह से जो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए जो अदर एनिमल्स को खाते हैं। तो इसी तरह से ये फूड चेन का जो हमारा एक करेक्ट सीक्वेंस है, ग्रास, उसके बाद डियर, डियर यानी हिरन, उसके बाद लॉयन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस रेफर्स टू। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस होते हैं जैसे ही हम जो प्लांट्स में जहाँ क्रॉप्स में जो हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, तो जैसे डीडीटी वगैरह डालते हैं, तो इसको हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस कहते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म, ये भी इसका आंसर नहीं है। एक्युमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन द फूड चेन, यानी कि कोई भी जो फूड चेन है, जैसे जैसे क्रॉप्स है या हम कोई भी फसल जो लगाते हैं, तो उसमें जो हार्मफुल केमिकल्स इकट्ठे होते हैं उसी को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, जैसे एक्युमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन फूड चेन्स, क्योंकि ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है, जैसे डीडीटी हो गया या इसके अलावा जो हमारे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये क्या करते हैं, हायर कंसंट्रेशन में इकट्ठे हो जाते हैं और हमारा जो फर्स्ट लेवल का जो ट्रॉपिक लेवल है फूड चेन का उसको डिस्टर्ब करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर? कौन सी गैस है जो ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करती है, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है? तो वो हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन। इनमें से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होती है, जिसमें क्लोरीन, कार्बन और फ्लोरीन की एटम्स होते हैं, तो उसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। जैसे जैसे हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, जो एरोसोल्स प्रोपेलेंट्स हैं, इसके अलावा जो हम डिओड्रेंट्स इस्तेमाल करते हैं, तो इन सभी में ये सभी सॉल्वेंट जो है ऐसे हैं जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती हैं, और ये क्या करते हैं, ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं और ओजोन में होल करते हैं। तो इसलिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है दैट इज द राइट आंसर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एक्ट एज ए डीकम्पोजर्स? अब डीकम्पोजर्स किसे कहते हैं हम, जैसे जो हमारे कार्निवोरस एनिमल हैं या जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको जो खाते हैं, जैसे बैक्टीरिया है और फंगी है, ठीक है ना? तो डिकम्पोजर होता है जो डेड प्लांट्स को या एनिमल्स को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में और उसको एक रिसाइकलिंग प्रोसेस में डालते हैं कि ये दोबारा उसके न्यूट्रिएंट्स तैयार करते हैं इकोसिस्टम के अंदर। तो बैक्टीरिया और फंगी जो है वो इसका राइट आंसर है कि ये एज एक्ट एज ए डिकम्पोजर का काम करते हैं।
इसी तरह से 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब है, जैसे मैंने बताया, कि जो हमारी अर्थ के लिए या हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो वेस्ट है वो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे एनिमल काउ डंग है, तो एनिमल जहाँ एनिमल डंग है, जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ये क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन होके दोबारा नेचुरल प्रोसेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको नेचुरली जो है हमारे लिए एक ऐसा सब्सटेंस बनाते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं बल्कि हमारे लिए यूजफुल होता है। तो इसी तरह से जो एनिमल डंग है वो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, सबसे बेस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, वह है एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन इज गवर्न बाय विच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कैसे किस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हमारा जो फूड चेन है वो ट्रांसफर होता है, उसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो वह है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ का मतलब है कि जो हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, जैसे जो जो भी हीट हम प्रोड्यूस करते हैं, हीट हमेशा हॉट टू कोल्ड की तरफ मूव करती है। तो विद द ट्रांसफर सम एनर्जी इज लॉस एज ए हीट। तो उसमें क्या करते हैं, जब हॉट से कोल्ड की तरफ हीट प्रोड्यूस होती है तो वो हीट सारी की सारी वेस्ट हो जाती है या वो लॉस्ट हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो एनर्जी बचती है या 10% या 20% जो एनर्जी है वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे चले जाती है। तो इसलिए जो फूड चेन है, फूड चेन का जो ट्रांसफ़र है, एनर्जी ट्रांसफ़र है, वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के तहत होता है। इसी तरह से ये हमारा पूरा था जो फर्स्ट चैप्टर था, जैसे हमने बात बताई इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट साइंस। तो ये हमारा पहला चैप्टर था जिसमें ब्लॉक 1 में हमने ये कवर किया। अब इसी तरह से ब्लॉक 2 में हम क्वेश्चंस हम करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन हम दोबारा से देखेंगे। तो ब्लॉक 1 का जो चैप्टर सेकंड है दैट इज़ अ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के तहत कौन से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अभी हम इसको पार्ट 1 वीडियो में डालेंगे, ऐसे ही ब्लॉक 2 होगा वो पार्ट 2 वीडियो में होगा। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 की ही बात कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में सबसे पहले क्वेश्चन आ गया इकोसिस्टम चैप्टर नंबर 2 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिफाइन एन इकोसिस्टम। कि इकोसिस्टम को बेस्ट किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इन एन एरिया, दूसरा है कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट, तीसरा है ए कलेक्शन ऑफ ए बायोटिक फैक्टर्स ओनली ए फूड चेन इन ए नेचर। तो ये 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं, तो जो बेस्ट ऑप्शन है, जो बेस्ट आंसर है वो है एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग विद देयर एनवायरनमेंट। मतलब कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, कोई भी जो लाइफ है जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है वो सारा इकोसिस्टम कहलाता है। यानी कि जैसे एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे और वहाँ का जो इन्वायरमेंट भी होगा। जैसे वहाँ पे जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, वो सारे के साथ जो हमारा इंटरेक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का जो आंसर जैसे मैंने बताया, एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट वेयर द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इंटरेक्ट, जहाँ पे लिविंग यानी कि बायोटिक कंपोनेंट और नॉन लिविंग यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट सारे अपने आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट किसे कहते हैं? जैसे मैंने बताया एबायोटिक कंपोनेंट में तो आ गया टेम्परेचर है, सॉइल है, वाटर है। लेकिन बायोटिक कंपोनेंट कौन-सा हो गया? जैसे बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया हैं या एनिमल्स हैं जो कोई भी है। तो इसमें जैसे हमें ऑप्शन दिया है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जो है ये एक बायोटिक कंपोनेंट है जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज़्म आ जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। जबकि एबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग फैक्टर्स आते हैं जिसमें एयर, वाटर और सॉइल होती है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम इज, कि जो एनर्जी का मेन सोर्स क्या है सारे इकोसिस्टम में, तो वो आपको पता है कि हमारा एनर्जी का अकेला सोर्स दुनिया में सिर्फ सनलाइट है। तो वाटर, सनलाइट, सॉइल न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन में से एक ही ऑप्शन है, वो है सनलाइट, क्योंकि सन ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। वही प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट देता है, जिससे क्या होता है जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं या एंटायर जो फूड चेन है वो सर्वाइव करती है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल इकोसिस्टम सॉरी। तो नेचुरल इकोसिस्टम में कौन कौन से हैं, जैसे गार्डन है, ये भी नेचुरल इकोसिस्टम है, ठीक है, ये सॉरी, इक्वेरियम है, पॉन्ड है या क्रॉप फील्ड है। अब इसमें बताना है कि जो नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा है। गार्डन हम खुद मेंटेन करते हैं, एक्वेरियम भी हम खुद मेंटेन करते हैं, क्रॉप फील्ड भी मैन मेड है, सिर्फ पॉन्ड जो है वो नेचुरल बेसिस पे बनते हैं। तो पॉन्ड जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम आ गया, क्योंकि पॉन्ड्स हैं, ऐसे ही फॉरेस्ट हैं, ओशंस हैं या ग्रासलैंड्स हैं, ये सारे नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट हैं। जबकि गार्डन, एक्वेरियम और क्रॉप्स फील्ड जो हैं ये आर्टिफिशियल्स हैं, यानी कि ये मैन मेड हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट आर आल्सो नोन एज, प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स कहते हैं या प्रोड्यूसर्स कहते हैं या डिकम्पोजर्स कहते हैं या हार्बीवोरस कहते हैं। क्योंकि कंज्यूमर्स हो गए जो दूसरे से फूड लेते हैं, डिकम्पोजर हो गए जो डेड रिमेन्स को खाते हैं, हार्बीवोरस हो गए जो प्लांट्स को खाते हैं, तो प्रोड्यूसर्स हो गए जो प्लांट्स हैं। तो यानी कि प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और वो पूरे के पूरे फूड चेन का मेन बेस रहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। अब डीकम्पोजर्स हमें किन्हें कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, डीकम्पोजर्स होते हैं जो अदर एनिमल्स को या अदर डेड रिमेन्स को खाते हैं। तो जैसे अब लायन और टाइगर्स नहीं है, फंगस और बैक्टीरिया, फंगी और बैक्टीरिया इसमें ये करेक्ट आंसर है। तो डीकम्पोजर जो है वो क्या करते हैं, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, और वो फिर रिसाइक्लिंग प्रोसेस के द्वारा जो है दोबारा न्यूट्रिएंट्स तैयार करते हैं इकोसिस्टम के अंदर। इसी तरह से करेक्ट ऑर्डर ऑफ फूड चेन, ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया था कि करेक्ट ऑर्डर क्या है फूड चेन का, वो है सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स में हमारे प्लांट्स आ गए, सेकंड आ गए कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स में हमारे आ गए ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, और डीकम्पोजर्स में आ गए हमारे बैक्टीरियाज या फंगीज, ठीक है ना। तो फूड चेन जो है बिगिन विद द प्रोड्यूसर्स, जो हमारा पूरा फूड चेन है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, उसके बाद कंज्यूमर्स आते हैं, और कंज्यूमर्स के बाद एंड जो प्रोसेस है वो है हमारा डीकम्पोजर्स। इसी तरह से विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, पिरामिड कौन सा पिरामिड अपराइट रहता है, तो अपराइट पिरामिड जो है वो हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी जो है वो अपर पॉइंट से, अपर लेवल से डिक्रीज होते होते थर्ड लेवल तक जाती है। जैसे एनर्जी डिक्रीज एट ईच ट्रॉपिक लेवल, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होती है, फिर वो धीरे धीरे डाउन होते होते नीचे चली जाती है। तो इस तरह से अपराइट एनर्जी जो है वो हमारी पिरामिड ऑफ एनर्जी होती है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, विच इकोसिस्टम हैज हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, किस इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है सबसे ज्यादा प्लांट्स, सबसे ज्यादा एनिमल्स, सबसे ज्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशंस, ये किस इकोसिस्टम में होती है। जैसे डेजर्ट है, डेजर्ट हॉट्स रहते हैं, ऐसे ही टुंड्रा है, टुंड्रा कोल्ड एरिया है। दूसरा आ गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसमें बहुत सारी वैरायटीज ऑफ क्लाइमेट मिलता है, वैरायटीज ऑफ एनिमल्स मिलेंगे, वैरायटी ऑफ प्लांट्स मिलेंगे। तो यानी कि जो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है दैट इज ए करेक्ट आंसर। इसके अलावा जो ग्रासलैंड्स हैं, ग्रासलैंड्स में भी एक जैसे ही बायोडाइवर्सिटी रहती है। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वार्म टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, डेंस वेजिटेशन एंड सपोर्टिंग मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, यानी कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशंस होती हैं जिसके कारण वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो मैक्सिमम अमाउंट में मिलती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, विच साइकिल इज नॉट ए बायोकेमिकल साइकिल, किसको हम बायोकेमिकल साइकिल नहीं कहते हैं। तो जैसे कार्बन साइकिल है, ये भी बायोकेमिकल जियोकेमिकल साइकिल है, नाइट्रोजन भी बायो जियोकेमिकल साइकिल है, ऑक्सीजन जो है ये भी बायो जियोकेमिकल साइकिल है। इवोल्यूशन साइकिल जो है ये इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि जो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स हैं इन्वॉल्व सर्कुलेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें एलिमेंट्स की सर्कुलेशन होती है, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। जबकि इवोल्यूशन जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो साइकिल नहीं है। इसी तरह से अब इसका लास्ट चैप्टर हम लेने जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर का नाम है मेजर इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। यही ब्लॉक वन, मतलब ईवीएस का ब्लॉक वन है, और ब्लॉक वन का ही तीसरा चैप्टर है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे ईवीएस में 4 ब्लॉक्स हैं।
आज इस 4 ब्लॉक में से हम ब्लॉक 1 को ही लेने जा रहे हैं और ब्लॉक 1 में हमारे 3 चैप्टर्स हैं। सभी ब्लॉक्स के अंदर 3-3 चैप्टर हैं और टोटल ब्लॉक्स जो हैं हमारे 4 हैं, यानी कि टोटल जो है 16 चैप्टर्स हैं। तो ये 16 चैप्टर जो है, जैसे इस वीडियो के अंदर हम एक ब्लॉक लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉक होगा, उसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉक होगा, इसी तरह से 4 वीडियोज़ में हमारे 4 पार्ट होंगे और उसी में 4 जो है हमारे इस तरह से ब्लॉक्स रहेंगे। तो अब चैप्टर 3 लेने जा रहे हैं, मेजर इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें कौन-कौन से क्वेश्चंस फॉल करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं कौन सा इकोसिस्टम जो सबसे बड़ा इकोसिस्टम नहीं है, तो मेन जो इकोसिस्टम ही नहीं है। जैसे फॉरेस्ट है, ये एक इकोसिस्टम है, डेजर्ट भी इकोसिस्टम है, टुंड्रा भी एक इकोसिस्टम है। इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है वो रॉन्ग आंसर है, क्योंकि इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम मैन मेड है, क्योंकि इकोसिस्टम विश्व कहते हैं जो हमारे नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं। तो ये हमारा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, तो इसलिए हम ये राइट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय परमाफ्रॉस्ट या परमानेंटली फ्रोजन सबसॉइल। यानी कि परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है जो परमानेंटली आइस कवर्ड एरिया है। तो ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है जो 12 महीने जो है आइस कवर्ड रहता है। तो डेजर्ट्स नहीं होते ऐसे। टुंड्रा जो है वो हमारा पोलर रीजन्स हैं, यानी कि वो हमारे ऐसे पोलर एरियाज हैं जहाँ पे जो आइस कवर्ड रहते हैं। इसके अलावा ग्रासलैंड्स में भी ऐसा नहीं है कंडीशंस, और ना टैगा फॉरेस्ट में ऐसी कंडीशंस हैं। यानी कि टुंड्रा वो रीजन्स हैं जो पोलर रीजन्स हैं और जो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट और फ्रोजन ग्राउंड है, यानी कि वो 12 महीने वहाँ पे बर्फ जमी रहती है। तो ऐसे एरियाज को हम परमाफ्रॉस्ट या परमानेंटली फ्रोजन इकोसिस्टम कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना ग्रासलैंड्स। सवाना ग्रासलैंड्स जो हैं ये हॉट क्लाइमेट में मिलती हैं। तो अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप, इनमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा अफ्रीका है, क्योंकि जो अफ्रीकन सवानन है फेमस फॉर ग्रासलैंड्स। ये सारा सवाना जो है वो क्या है, एक ग्रासलैंड्स हैं जिसमें स्कैटर्ड छोटे छोटे ट्रीज होंगे और वाइल्ड लाइफ जैसे लॉयंस हैं, जिराफ हैं या एलिफेंट्स हैं, ये वहाँ पे मिलेंगे। तो सवाना ग्रासलैंड जो हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हमारे अफ्रीका में मिलते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है कि विच फॉरेस्ट टाइप इज आल्सो कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ। लंग्स ऑफ द अर्थ का मतलब है, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर लंग्स का मेन काम है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना और ऑक्सीजन को इनटेक करना। तो इसी तरह से हमारी अर्थ का भी एक लंग्स है जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं। तो ऐसे कौन से फॉरेस्ट हैं? सबसे पहले आता है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये बड़ी कम रेशो में है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेन फॉरेस्ट है और इन्हीं से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट होती है, इसीलिए इसी को हम लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं। इसके अलावा कॉनिफेरस है या मैंग्रोव फॉरेस्ट है, तो ये हमारे कम रेशियो में है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ये सबसे ज़्यादा अमेज़न में मिलते हैं, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जनरेट करते हैं और ये हमारी पूरी बायोडाइवर्सिटी का सबसे मेन होस्ट हैं। यानी कि मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है वो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही जनरेट करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टैगा इकोसिस्टम इज डोमिनेटेड बाय विच टाइप ऑफ वेजिटेशन। यानी कि जो टैगा इकोसिस्टम है इसमें किस तरह की वेजिटेशन होती है। तो टैगा इकोसिस्टम में जो हमारी जो पेड़ होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं वो कॉनिफेरस होते हैं। कॉनिफेरस का मतलब होता है नुकीले पत्ते होते हैं उनके। तो ब्रॉड लीव डेसिडियस फॉरेस्ट ये हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो हैं ये हमारे टैगा इकोसिस्टम में मिलते हैं। तो टैगा जो है इसको हम बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें जो ट्रीज रहते हैं जैसे पाइन है, स्प्रूस है, फर है, जो अक्सर कोल्ड क्लाइमेट में मिलते हैं। जो कोल्ड क्लाइमेट एरिया हैं जैसे टेम्परेट एरिया हैं वहाँ पे इस तरह के फॉरेस्ट टाइप्स मिलती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। ये हमने पहले भी डिस्कस किया। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी जो है हमको इन 4 ऑप्शन में से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है, क्योंकि इसका वार्म टेम्परेचर और हाई रेनफॉल की वजह से क्या होता है, यहाँ पे डाइवर्सिटीज जो है प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत ज़्यादा रहती है।
इसके अलावा विच इकोसिस्टम इज नोन एज एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड हाई टेम्परेचर वेरिएशंस। किस इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा जो है पानी की कमी रहती है और टेम्परेचर हाई रहता है? तो ये नो डाउट आप सभी को पता होगा, वो डेज़र्ट कहलाते हैं। डेज़र्ट में जैसे सहारा है, थार है, तो यहाँ पे रेनफॉल भी कम होती है, डेज़ भी हॉट्स रहते हैं और नाइट्स भी कोल्ड रहती हैं। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम एक्ट एज ए बफर जोन अगेंस्ट द कोस्टल इरोजन्स एंड स्टॉर्म्स। अब कौन सा इकोसिस्टम है जो बफर जोन बनाता है? बफर जोन का मतलब होता है कि किसी एरिया को डिवाइड करने के बीच में जो एरिया बच जाता है उसको हम बफर जोन कहते हैं। अब जैसे डेजर्ट हैं, मैंग्रोव हैं, ग्रासलैंड्स हैं या टुंड्रा है, तो ये इकोसिस्टम जो है कोस्टल एरिया में नहीं आते हैं, ना डेजर्ट्स आते हैं, ना ग्रासलैंड्स आती हैं, ना टुंड्रा आते हैं। अकेला मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं जो हमारे कोस्टल एरियाज में मिलते हैं, क्योंकि मैंग्रोव जो है, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो क्या करते हैं, हमारी शोर लाइन जो होती है, जो समुद्र का किनारा जो होता है, उसके टेम्परेचर को स्टेबलाइज करते हैं एंड प्रोटेक्ट द कोस्ट फ्रॉम द स्टॉर्म। जो भी तूफान, आंधी-तूफान या किसी तरह की कोई नेचुरल वैगरीज़ या कैलामिटीज़ जब भी समुद्रों में आती हैं, तो जो हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, तो वो उस बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, वो उसको रोकते हैं। तो स्टॉर्म्स को या किसी तरह का जो कोस्टल इरोजन है, वो मैंग्रोव फॉरेस्ट उसको रोकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सी चीज करेक्टली मैच नहीं है? अमेजोन फॉरेस्ट जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, नो डाउट ये यहीं पे अमेजोन में पाए जाते हैं। सहारा भी डेजर्ट है। इसके अलावा जो आर्कटिक है ये टुंड्रा रीजन्स हैं। आर्कटिक मैंने पहले भी बताया कि आर्कटिक एरिया जो है ये फ्रिजिड एरिया है, परमाफ्रॉस्ट कंडीशंस हैं, तो वहाँ पे टुंड्रा इकोसिस्टम है। टैगा में प्रेरीज बताए हैं, तो ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि प्रेरी जो है ये टेम्परेट एरिया के ग्रासलैंड्स हैं। तो टैगा फॉरेस्ट जो है ये कॉनिफरस फॉरेस्ट हैं, ये कोल्ड क्लाइमेट में मिलते हैं, जबकि प्रेरीज जो है वो हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। इसी तरह से द लार्जेस्ट टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम कौन सा है, यानी कि अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है? तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम जो है अर्थ पे वो है फॉरेस्ट, क्योंकि ग्रासलैंड्स भी लिमिटेड एरियाज में है, डेजर्ट्स भी लिमिटेड एरियाज में है, टुंड्रा एरिया भी लिमिटेड है। फॉरेस्ट जो है ये थ्रू आउट जो है वर्ल्ड में फैले हैं। तो फॉरेस्ट कवर जो है अर्थ के ऊपर अगर देखा जाए तो मोर देन 31% जो है वो अर्थ फॉरेस्ट से कवर्ड है, और इनका बहुत बड़ा की रोल है ऑक्सीजन प्रोडक्शन में और कार्बन स्टोरेज के अंदर। तो इसी तरह से ये हमने 3 चैप्टर्स कवर किए, और इन 3 चैप्टर्स में हमने बताया कि किस तरह से जो पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो सारा का सारा हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ये हमने पहले भी बात की कि सारा का सारा एग्ज़ाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें हमने ये टॉपिक कवर किए। तो आज जितने भी जो टॉपिक हमने कवर किए ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ताकि बाकी बच्चों को भी इसका फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो जो है पार्ट सेकंड जो है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो ब्लॉक 2, जिसमें 3 चैप्टर और हम कवर करने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।